जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, रात के 3 बज रहे हैं। एक कोडर अपने कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा है, आंखें जल रही हैं और कॉफी का तीसरा कप भी खाली हो चुका है। ओहो, ये तो किसी भी डेवलपर के लिए बहुत ही जाना पहचाना मंजर है ना? उसका लिखा हुआ कोड बार बार क्रैश हो रहा है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत और बाल नोचने के बाद अचानक उसे अपनी गलती दिखती है। और वो गलती शायद बहुत ही छोटी सी होगी। बिल्कुल, एक सिंगल कॉमा। जी हाँ, सिर्फ एक कॉमा अपनी जगह पर नहीं था और उस एक छोटे से कॉमा ने पूरे प्रोग्राम को रोक कर रखा था। कोडिंग की दुनिया में ये बहुत ही आम बात है। छोटी सी गलती और पूरा प्रोजेक्ट ठप। वही तो। लेकिन क्या हो अगर एक टूल ऐसा हो जो कोड रन करने से पहले ही आपकी स्क्रीन पर उस गायब कॉमा की तरफ इशारा कर दे। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। तो आज हम किस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे विशेष रूप से पाइथन डेवलपमेंट के लिए JetBrains द्वारा बनाए गए PyCharm IDE को सेटअप करने की पूरी प्रक्रिया पर आधारित हैं। अच्छा, तो ये पूरा डिस्कशन सेटअप और इंस्टॉलेशन पे होने वाला है। हाँ, लेकिन हमारा उद्देश्य इस रूखे लगने वाले इंस्टॉलेशन गाइड को एक ऐसी सर्वाइवल गाइड में बदलना है जो किसी भी नए और अनुभवी डेवलपर को उस रात के 3 बजे वाली हताशा से बचा सके। ये सर्वाइवल गाइड वाला नजरिया मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि देखिए हम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की बात नहीं करते। किस बारे में? बिना एक अच्छे IDE या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के पाइथन में कोड लिखना वैसा ही है जैसे कोई एक पूरा घर सिर्फ एक हथौड़े से बनाने की कोशिश कर रहा हो। अरे बाप रे, फिर सिर्फ हथौड़े से घर, वो तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, शायद बहुत मेहनत के बाद कुछ ढांचा खड़ा भी हो जाए, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। पाइचार्म एक स्मार्ट वर्कशॉप की तरह है, जहां हर औजार ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो आपके काम करने के तरीके को समझता भी है। और शायद यही बात इस टूल को इतना खास बनाती है। स्रोत सबसे पहले इस बात पर जोर देता है कि आज के समय में पाइथन डेवलपर्स की पहली पसंद बन गया है। हाँ, उसकी बहुमुखी प्रतिभा या वर्सेटैलिटी सच में बेजोड़ है। सही कहा। लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि पाइथन की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए पाइथन जैसा टूल जरूरी है। अब इसमें इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन और ऑन द फ्लाई कोड एनालिसिस जैसे फीचर्स का जिक्र है। ये फीचर्स सच में किसी भी कोडर की जिंदगी आसान बना देते हैं। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे स्मार्टफोन के ऑटो करेक्ट की याद आ गई। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे यहाँ थोड़ी शंका है। शंका? वो किस बात की? मतलब क्या इस तरह की सुविधा किसी नए सीखने वाले को आलसी नहीं बना देगी? अगर मशीन खुद ही आधा कोड लिख रही है तो एक नया कोडर असली सिंटैक्स कैसे सीखेगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये आलस्य नहीं है, ये एफिशिएंसी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, स्मार्टफोन का ऑटो करेक्ट सिर्फ स्पेलिंग ठीक करता है या पिछले शब्दों के आधार पर अंदाजा लगाता है, लेकिन पाइचार्म का इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन पूरे प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझता है। मतलब ये सिर्फ रकम रटाए शब्द नहीं सुझाता? बिल्कुल नहीं, ये ग्रामर और लॉजिक दोनों को जानता है। जब आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो एक डेवलपर का दिमाग लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर केंद्रित होना चाहिए। हाँ, बजाय इसके कि वो सिंटैक्स याद करने में उलझा रहे हैं। एकदम सही। उसे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि किसी खास फंक्शन का नाम क्या था या ब्रैकेट कहाँ बंद करना है। ये टूल डेवलपर के दिमाग से उस सिंटैक्स को याद रखने का बोझ हटा देता है। जिसे हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं, है ना? जी हाँ। और जहाँ तक ऑन द फ्लाई कोड एनालिसिस की बात है, ये वही फीचर है जो उस रात के 3 बजे वाले गायब कॉमा को तुरंत पकड़ लेता है। ओह, तो मतलब कोड लिखते समय ही पता चल जाता है? बिल्कुल, कोड लिखते समय ही एक लाल अंडरलाइन आ जाती है जिससे ये पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गलत है। तो ये आपको गलती करने से नहीं रोकता बल्कि गलती को उसी सेकंड सुधारने का मौका देता है। सही कहा आपने। ये तो सच में सोचने का नजरिया बदल देता है। ऑटो करेक्ट स्पेलिंग के लिए है, लेकिन ये तो पूरे लॉजिक की पहरेदारी कर रहा है। हाँ, एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह। तो सिंटैक्स और टाइपिंग मिस्टेक की समस्या तो हल हो गई, लेकिन क्या हो जब प्रोग्राम का लॉजिक ही गलत हो? मतलब जब कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो? हाँ, मान लीजिए कोड में कोई लाल अंडरलाइन नहीं है, सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन जब प्रोग्राम रन किया जाता है तो वो बीच में ही क्रैश हो जाता है। ऐसे में IDE कैसे मदद करता है? यह एक बहुत ही अहम स्थिति है। स्रोत में एक शब्द है इंटीग्रेटेड डीबगर। ये असल में मैकेनिकली कैसे काम करता है? देखिए, जब कोड क्रैश होता है तो वो सबसे मुश्किल समय होता है।
बिना डीबगर के ये अंधेरे कमरे में काली बिल्ली ढूंढने जैसा है। मतलब आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि कोड कहाँ जाकर फेल हुआ। बिल्कुल, और यहीं पर इंटीग्रेटेड डीबगर काम आता है। इसकी मदद से आप अपने कोड में ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट्स क्या इसका मतलब है कि मैं प्रोग्राम को किसी खास लाइन पर रुकने का निर्देश दे सकता हूँ? हाँ, एकदम सही समझे आप। जैसे क्रिकेट या फुटबॉल में जब कोई फाउल होता है तो अंपायर स्लो मोशन इंस्टेंट रिप्ले देखता है, वो वीडियो को ठीक उसी फ्रेम पर पॉज कर देता है जहां बैट और पैड का संपर्क हुआ। अरे वाह, ये स्लो मोशन रीप्ले वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। तो क्या डिबगर भी प्रोग्राम को उसी तरह पॉज करता है? डिबगर ठीक यही करता है। आप प्रोग्राम को कह सकते हैं कि लाइन नंबर 50 पर जाकर रुक जाओ। जब प्रोग्राम वहां रुकता है तो आप उस पल के रन टाइम डेटा को देख सकते हैं। रन टाइम डेटा मतलब मैं देख सकता हूं कि उस 1 सेकंड में मशीन के अंदर क्या चल रहा है। जी हाँ, जैसे चलती हुई गाड़ी का बोनेट खोलकर ये देखना कि इंजन के अंदर पेट्रोल कैसे जा रहा है। वो ये तो बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं कि किस वेरिएबल की वैल्यू क्या है और फिर आप कोड को एक एक लाइन करके आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं कि गलती ठीक किस लाइन में और क्यों हुई। बिल्कुल, इससे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। यह तो सच में किसी सुपर पावर की तरह है। अब जब हम गलतियां सुधारने की बात कर ही रहे हैं तो स्रोत में वर्जन कंट्रोल और गिटहब जैसे नाम भी दिए गए हैं। हाँ, वर्जन कंट्रोल भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन ये डीबगिंग से कैसे अलग हैं? देखिए, डीबगिंग ये पता लगाता है कि कोड अभी क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन वर्जन कंट्रोल समय में पीछे जाने की ताकत है। समय में पीछे जाना वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक बहुत ही शानदार फीचर बनाया, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। ठीक है। अगले दिन आप उसमें कुछ नया जोड़ने की कोशिश करते हैं और पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? मैं शायद अंडू करने की कोशिश करूंगा, Ctrl Z दबाकर। लेकिन अगर फाइल बंद हो चुकी है या आपने कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लिया है तो अंडू काम नहीं करेगा। उफ, तब तो सब गया। ठीक कहा, यहीं पर वर्जन कंट्रोल काम आता है। गिट एक इंजन है जो आपके लोकल कंप्यूटर पर चलता है। अच्छा, तो ये बैकअप लेता है। हाँ, ये आपके कोड के हर बदलाव का स्नैपशॉट या फोटो खींचकर रख लेता है। मतलब मैं किसी भी पुराने स्नैपशॉट पर वापस जा सकता हूँ? बिल्कुल, अगर आज आपका कोड क्रैश हो गया है तो आप गिट से कह सकते हैं, मुझे कल शाम 5 बजे वाले उस स्नैपशॉट पर वापस ले चलो जब सब कुछ ठीक था। और 1 सेकंड में मेरा कोड वापस उसी सुरक्षित स्थिति में आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो कल था। और गिटहब क्या है? क्या वो भी गिट जैसा ही है? अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। गिट वो इंजन है जो आपके कंप्यूटर पर बदलाव ट्रैक कर रहा है। ठीक है, लोकल इंजन। और गिटहब? जबकि गिटहब इंटरनेट पर मौजूद एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहां आप उन स्नैपशॉट्स को स्टोर कर सकते हैं। ओह, तो ये एक ऑनलाइन तिजोरी की तरह है। हाँ, अगर पूरी टीम अलग-अलग शहरों से एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही है तो वे सब गिटहब के जरिए अपने अपने कोड को एक साथ मिला सकते हैं। तो ये कोलैबोरेशन के लिए है। बिल्कुल, वर्जन कंट्रोल ही वो बुनियादी अंतर है जो एक साधारण शौक के लिए कोडिंग करने वाले और एक पेशेवर डेवलपर को अलग करता है। तो ये सिर्फ कोड सेव करना नहीं है, ये एक पूरा सेफ्टी नेट है। एकदम सही। अब इतने सारे एडवांस फीचर्स, इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन, स्लो मोशन डीबगर, टाइम ट्रैवल करने वाला वर्जन कंट्रोल, सुनने के बाद किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है कि इस टूल की कीमत तो हजारों में होगी। हाँ, फीचर्स सुनकर तो ऐसा ही लगता है। तो एक नया कोडर इसे कैसे अफोर्ड करेगा? और यहीं पर श्रोत एक बहुत ही बड़ी राहत की बात सामने लाता है। वो क्या? JetBrains की वेबसाइट पर इसके 2 वर्जन मौजूद है, प्रोफेशनल और कम्युनिटी। प्रोफेशनल वर्जन पेड है और बड़ी कंपनियों के लिए है। और दूसरा वर्जन? श्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो कम्युनिटी वर्जन है वो पूरी तरह से मुफ्त है। मुफ्त? क्या उसमें कुछ जरूरी फीचर्स कम तो नहीं कर दिए गए हैं? बिल्कुल नहीं। अधिकांश पाइथन विकास जरूरतों के लिए कम्युनिटी वर्जन अपने आप में पर्याप्त है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सीखने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान है कि वे बिना एक भी पैसा खर्च किए एक वर्ल्ड क्लास टूल पर अपने हाथ आजमा सकते हैं। सच में? इसके अलावा एक और बात जो इसे खास बनाती है वो है इसका क्रॉस प्लेटफॉर्म होना। क्रॉस प्लेटफॉर्म से मतलब है कि ये मैक और विंडोज दोनों पर चल सकता है? मैक, विंडोज और लिनक्स तीनों पर। स्रोत इंस्टॉलेशन के अलग-अलग तरीकों का जिक्र करता है, जैसे विंडोज के लिए EXE फाइल, मैक के लिए DMG फाइल और लिनक्स के लिए वो टार फाइल, है ना? हाँ, लेकिन असली अंतर्दृष्टि इसके पीछे छुपी है। वो कैसे?
सोचिए, एक टीम में काम करते समय एक डेवलपर मैक इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा विंडोज पर है और तीसरा लिनक्स पर सर्वर मैनेज कर रहा है। तो सबको अलग-अलग परेशानी होगी? बिल्कुल नहीं। हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग-अलग होने के बावजूद जब वे पाइचार्म खोलते हैं तो उन सभी के लिए एडिटर, शॉर्टकट्स और पूरा वर्कफ्लो बिल्कुल एक जैसा होता है। अरे वाह! तो ये टूल हार्डवेयर की दीवारों को गिरा देता है। एकदम सही कहा आपने। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि आपका साथी किस सिस्टम पर काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने टूल के बारे में जान लिया, ये भी समझ लिया कि इसे हासिल करना मुफ्त है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी हो गया। हाँ, इंस्टॉलेशन का हिस्सा पूरा हो गया। लेकिन स्रोत यही नहीं रुकता। स्रोत इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की बात करता है, जो कि बहुत जरूरी कदम है। मुझे लगता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना ऐसा है जैसे आपने एक आलीशान लेकिन एकदम खाली वर्कशॉप किराए पर ले ली हो। बिल्कुल सही उपमा है। जब तक आप उसमें अपनी मशीनें सेट नहीं करते, लाइट नहीं लगाते, तब तक वो किसी काम की नहीं है। बिल्कुल। और उस वर्कशॉप की सबसे अहम मशीन है पाइथन इंटरप्रेटर। हाँ, स्रोत में सेटिंग्स में जाकर पाइथन इंटरप्रेटर को कॉन्फ़िगर करने की बात कही गई है, लेकिन ये मैकेनिकली है क्या? इसे समझना बहुत आसान है। हमें पाइचार्म को ये क्यों बताना पड़ता है कि इंटरप्रेटर कहाँ है? इसे ऐसे समझिए कि आप जो भी पाइथन में लिखते हैं, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कंप्यूटर का प्रोसेसर उसे सीधे नहीं समझ सकता। हाँ, प्रोसेसर तो बाइनरी समझता है। बिल्कुल, प्रोसेसर सिर्फ 0 और 1 की मशीन भाषा समझता है। तो फिर इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर वो इंजन या अनुवादक है जो आपके लिखे अंग्रेजी जैसे पाइथन कोड को पढ़ता है और उसे मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है ताकि कंप्यूटर उसे चला सके। अच्छा, तो चूंकि कंप्यूटर में पाइथन कई अलग-अलग जगह इंस्टॉल हो सकता है या उसके अलग-अलग वर्जन हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। इसलिए हमें पाइचार्म को ये बताना पड़ता है कि हे पाइचार्म, मेरे कोड को ट्रांसलेट करने के लिए इस वाले इंजन का इस्तेमाल करना। एकदम परफेक्ट। जब तक आप इंटरप्रेटर को पॉइंट नहीं करेंगे, पाइचार्म सिर्फ एक फैंसी टेक्स्ट एडिटर है। इंटरप्रेटर जुड़ते ही वो एक जिंदा वर्कशॉप बन जाता है। ये बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन इसके ठीक बाद स्रोत एक ऐसी सलाह देता है जिसे वो बेस्ट प्रैक्टिस या सबसे अच्छी आदत बताता है। आप वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये सलाह है हर प्रोजेक्ट के लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना, ताकि डिपेंडेंसीज अलग-अलग रहें। और ये पूरे सेटअप की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सच में। बिल्कुल। अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बनाते तो आप बहुत जल्द डिपेंडेंसी हेल में फंस जाएंगे। डिपेंडेंसी हेल? बाप रे, ये नाम तो काफी डरावना लग रहा है। ये असल में क्या होता है? कोई आसान सा उदाहरण दीजिए। चलिए, इसे आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर पर 2 प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट 6 महीने पुराना है, जिसे डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी के वर्जन 1 की जरूरत है। आज आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और आप उसी लाइब्रेरी का नया वर्जन 2 इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बनाया है तो ये वर्जन 2 आपके पूरे कंप्यूटर पर ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। तो इससे क्या नुकसान होगा? नया वर्जन तो हमेशा बेहतर ही होगा ना? जरूरी नहीं है। हो सकता है वर्जन 2 में कुछ ऐसे बदलाव हों जो पुराने कोड के साथ काम ही ना करें। ओह, मैं समझ रहा हूँ। अब क्या होगा? आपका नया प्रोजेक्ट तो शानदार चलेगा, लेकिन जब आप 6 महीने पुराने प्रोजेक्ट को चलाएंगे तो वो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। क्योंकि वर्जन 1 अब सिस्टम में है ही नहीं। बिल्कुल। एक प्रोजेक्ट को सही करने के चक्कर में आपने दूसरा प्रोजेक्ट तोड़ दिया। इसे ही डिपेंडेंसी हेल कहते हैं। अरे बाप रे, मतलब आपने एक की छत ठीक करने के लिए दूसरे की नींव हिला दी? हाँ, बिल्कुल वैसा ही कुछ। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट इसे कैसे रोकता है? इसे समझने के लिए मान लीजिए एक बहुत बड़ी रसोई है जहां आप कुकिंग कर रहे हैं। अच्छा, खाने का उदाहरण? चलिए सुनते हैं। आप एक तरफ तीखी चिकन करी बना रहे हैं और दूसरी तरफ एक मीठा वनीला केक बेक कर रहे हैं। और अगर आप उन दोनों को एक ही बड़े बर्तन में पकाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? चिकन करी वाला केक, वो तो कोई नहीं खाना चाहेगा। बिल्कुल, दोनों डिश खराब हो जाएंगी। तो क्या वर्चुअल एनवायरनमेंट इन अलग-अलग पकवानों के लिए अलग-अलग टपरवेयर कंटेनर देने जैसा है? हाँ, एकदम वैसा ही है। मतलब प्रोजेक्ट ए की लाइब्रेरी और मसाले एक कंटेनर में सुरक्षित हैं और प्रोजेक्ट बी के मसाले दूसरे कंटेनर में। उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। एकदम परफेक्ट उदाहरण है। वर्चुअल एनवायरनमेंट ठीक यही कंटेनर है। तो ये चीजों को मिक्स होने से बचाता है? हाँ, ये एक अलग सुरक्षित बबल बना देता है। प्रोजेक्ट ए की दुनिया सिर्फ उसी तक सीमित रहती है। और इसे बनाना कितना मुश्किल है? पाइचार्म की खूबसूरती ये है कि ये सब करने के लिए आपको कोई जटिल कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं
तो बस एक चेकबॉक्स पर टिक करना होता है और पाइचार्म खुद ब खुद आपके प्रोजेक्ट के लिए वो अलग टपरवेयर कंटेनर तैयार कर देता है। ये सच में बहुत सुकून देने वाला है। तो अब अगर हम पीछे मुड़कर देखें, हमारी वर्कशॉप पूरी तरह से सेट है। जी हाँ, बिल्कुल तैयार। हथौड़े की जगह हमारे पास ऑटो करेक्ट करने वाले स्मार्ट टूल्स हैं, स्लो मोशन वाला डीबगर तैयार है, ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर ऑन है और हमारे सभी मसाले अलग अलग डिब्बों में सुरक्षित रखें। एक बेहतरीन सेटअप। तो इस पूरी तरह से सजी हुई वर्कशॉप में रोजमर्रा का काम कैसा दिखता है? रोजमर्रा का काम एक सीमलेस फ्लो बन जाता है। सीमलेस फ्लो, वो कैसे? स्रोत बताता है कि एक बार सेटअप पूरा होने के बाद आपको टर्मिनल, ब्राउजर और फाइल्स के बीच बार-बार स्विच करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एक ही जगह? बिल्कुल। आप कोड एडिटर में स्क्रिप्ट लिखते हैं, वहीं पर आपको रियल टाइम सुझाव मिलते हैं। अगर कोड को रन करना है या डीबग करना है तो ऊपर दिए गए प्ले या बग बटन पर क्लिक करते हैं। और वर्जन कंट्रोल का क्या? और तो और, जब आपका कोड तैयार हो जाता है तो आप पाइचार्म के अंदर से ही एक क्लिक में उसे गिट पर कमिट कर सकते हैं और गिटहब पर पुश कर सकते हैं। मतलब सब कुछ एक ही छत के नीचे। एक और बात जिसने मुझे हैरान किया वो है इस टूल की बहुमुखी क्षमता। हाँ, इसकी वर्सेटैलिटी बहुत शानदार है। स्रोत कहता है कि चाहे आपको कोई वेब एप्लीकेशन बनाना हो या भारी भरकम डेटा एनालिसिस करना हो या फिर मशीन लर्निंग के मॉडल तैयार करने हो, ये एक ही टूल हर चीज के लिए वातावरण मुहैया कराता है। बिल्कुल, आपको बार-बार नए टूल सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये सिर्फ सीखने के शुरुआती दिनों का साथी नहीं है, बल्कि जब आप सीनियर डेवलपर बन जाएंगे तब भी ये आपके साथ रहेगा। एकदम सही। यही स्रोत का सबसे मजबूत निष्कर्ष भी है। वो कैसे? देखिए, किसी भी नए व्यक्ति के लिए एक कोरी स्क्रीन से शुरुआत करना हमेशा डरावना होता है। डर इस बात का कि अगर मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया और पूरा कंप्यूटर क्रैश हो गया तो। हाँ, वो डर तो हमेशा रहता है। लेकिन जब एक ऐसा यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है जो हर कदम पर मार्गदर्शन करता है, आपको गलतियां करने की आज़ादी देता है क्योंकि उसे आसानी से डीबग या अंडू किया जा सकता है, तो वो डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। बिल्कुल। ये टूल एक कोडर को सिर्फ कोड लिखना नहीं सिखाता, बल्कि एक पेशेवर तरीके से काम करना सिखाता है। ये बहुत जरूरी बात है। आज तकनीकी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और एक ऐसा टूल जो आपकी रफ्तार बढ़ाए, वो किसी भी डेवलपर के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। ये बात एकदम सही है। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं सीखा, हमने एक पूरा इकोसिस्टम समझा है। हाँ, हमने ये समझा कि एक स्मार्ट वर्कशॉप कैसे हमारी दिमागी ऊर्जा को बचाती है। हमने देखा कि कैसे इंटीग्रेटेड डीबगर और वर्जन कंट्रोल हमारे लिए सेफ्टी नेट का काम करते हैं। और वर्चुअल एनवायरनमेंट का महत्व भी देखा। बिल्कुल, हमने ये समझा कि कैसे पाइथन इंटरप्रेटर को सही तरीके से जोड़कर और वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाकर हम डिपेंडेंसी हेल जैसी भयानक समस्याओं से हमेशा के लिए बच सकते हैं। ये चर्चा किसी भी नए सीखने वाले व्यक्ति के लिए भविष्य की अनगिनत निराशाओं और सिरदर्द से बचने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एकदम सच। जो लोग ये सेटअप सही से नहीं करते, वे अक्सर कोडिंग के लॉजिक से नहीं बल्कि पर्यावरण की कमियों से हार मान लेते हैं। लेकिन सही शुरुआत इन सभी रुकावटों को हटा देती है। बहुत ही सटीक बात कही आपने। अब जब हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं तो मैं स्रोत की उस एक बात पर वापस लौटना चाहता हूं जहां मशीन लर्निंग और इंटेलिजेंट कोड एनालिसिस का जिक्र किया गया था। अच्छा, वो एआई वाले पहलू पर। जी हाँ, आज हमने बात की कि कैसे पाइचार्म एक स्मार्ट वर्कशॉप है जो हमारी गलतियां पकड़ती है और हमारे सोचने से पहले ही कोड के हिस्से सुझा देती है। लेकिन जरा सोचिए, हाँ, तकनीक जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, जब ये आईडीई इतने स्मार्ट होते जा रहे हैं कि वे हमारा लिखा आधा कोड खुद पूरा कर देते हैं, हमारे पूरे प्रोजेक्ट का लॉजिक समझ जाते हैं। ये सच में एक बहुत ही विचारणीय दिशा है। तो क्या भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब ये टूल इंसान से ज्यादा कोडिंग खुद ही करने लगेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब हमारे ये टूल्स पूरी तरह से बुद्धिमान हो जाएंगे, तब भविष्य में एक इंसान कोडर की असली भूमिका क्या रह जाएगी? क्या हम सिर्फ उन्हें गाइड करेंगे? यही तो। क्या हम असल में लाइन बाय लाइन सिंटैक्स लिखेंगे या फिर हम सिर्फ एक आर्किटेक्ट की तरह इन बेहद स्मार्ट टूल्स को निर्देश देंगे कि उन्हें क्या बनाना है? मतलब कोडिंग का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। बिल्कुल। क्या आने वाले समय में कोडर एक मजदूर से हटकर एक मैनेजर बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भविष्य को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर सकता है। इस पर तो सच में गहराई से सोचने की जरूरत है। जी हाँ,
और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है।